अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी एप्लीकेशन बहुत से इंस्टेंसेस में हो सकती है और जिसकी प्रोटेक्शन की वजह से प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं वो सिक्योर हो सकते हैं। ये लॉ है जी इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, एक्ट नंबर 11 ऑफ 2005। अब इसकी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये इट इज़ एन एक्ट टू कर्ब द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। इसमें जी दो तरह की अब व्यूज़ आ गए हैं। एक ये कि प्रॉपर्टी ग्रैबर्स वो जो कि कब्ज़ा ग्रुप के सूरत में आपको मिलते हैं, दूसरी तरफ वो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जो कि किसी और बेस के ऊपर किसी लॉफुल ऑक्यूपायर को डिस्पोजेस करते हैं। तो इसकी जो हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वेयर इज इट इज़ एक्सपीडियंट to protect the lawful owners and occupiers of immovable properties from their illegal or forcible dispossession therefrom by the property grabbers। अब इसमें दो चीज़ें जो हमें साफ नज़र आ रही हैं वो ये है कि इलीगल और फोर्सिबल डिस्पोजेशन, यानी कि जब किसी को फोर्स किया जाएगा किसी लॉफुल ऑक्यूपेंसी से, तो वो जो है जी इस एक्ट के अंडर उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद जी इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट आती है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी इसकी एक्सटेंट को जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है पूरे पाकिस्तान पे इसको एप्लीकेबल कर दिया गया। अब इसकी जो डेफिनेशन का जो सेक्शन 2 है वो बात करता है कोर्ट के बारे में। क्लॉज ए कहते हैं जी कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन। Code means the Code of Criminal Procedure 1898. Occupier means the person who is in lawful possession of a property। तो यहाँ पे जो हमें क्लियर कर दी गई है बात कि ऑक्यूपायर वो होगा जो कंप्लेन कर सकता है इस एक्ट के तहत जो कि लॉफुल पोजेशन में हो। ऐसा नहीं है कि जी उसने भी किसी का जो है डिस्पोजेस किया हुआ है तो वो अपने रेमेडी के लिए इस एक्ट के तहत कोई एक्शन ले सके। Owner means the person who actually owns the property at time of his dispossession, otherwise then through process of law। Property means immovable property, यानी ये जो लॉ है जी immovable property पे applicable है और ओनर वो होगा जो कि एक्चुअली ओनर है उस प्रॉपर्टी का और उसको डिस्पोजेस किया गया है अदरवाइज देन अ प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कोई लीगल प्रोसेस नहीं लिया गया उसको डिस्पोजेस करने के लिए या उसका राइट ही नहीं बनता था डिस्पोजेस होने का, तो वो जो है जी उसके लिए इस एक्ट में रेमेडी आपको मिलती है। जो उसका थर्ड सेक्शन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पे ये कंप्लेंट लॉन्च होती है, वो है जी सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, control or occupy it without having any lawful authority to do so, with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owners or occupiers of such property। इसमें जो important हमें ingredients नज़र आते हैं, जो हमें इसमें important इसके जो points नज़र आते हैं वो ये है कि जी उसका intention हो, वो dispossess करे, grab करे, occupy करे, control करे owner की property को विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, यानी उसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लॉफुल उसका कोई एक्शन नहीं होगा। इसका जी आता है सब सेक्शन 2, whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall without prejudice to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force be punishable with imprisonment which may extend to 10 years with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with provisions of section 544A of the code। यानी जी किसी और लॉ में जो भी सज़ा है लेकिन इस स्पेशल लॉ के तहत वो उसको 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। मोर ओवर उसको फाइन किया जा सकता है। और जो इसका थर्ड एक जो उसकी लाइबिलिटी बनती है वो ये है कि जी वो कॉम्पनसेट करेगा कंप्लेनेंट को या विक्टिम को अंडर सेक्शन 544A, जिसमें कॉम्पनसेशन के बारे में बात की गई CRPC में कि जी जो भी विक्टिम है उसको इंजरी हो जाती, कोई और नुकसान पहुंचता है तो उसकी कॉम्पनसेशन इस
सेक्शन के तहत होगी। सेक्शन 4 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के बाद जो है बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी कि ये कॉग्निजेंस इस ऑफेंस की लेगा कौन। Notwithstanding anything contained in the code or any law for the time being in force, the contravention of section 3 shall be triable for by the court of session on a complaint। यानी हमें बता दिया गया कि ये इसका ट्रायल चलेगा सेशन कोर्ट में और ये कंप्लेंट की सूरत में, इस्तगासा जिसको कहते हैं, लेकिन इस पर एक जजमेंट भी है जो कि क्लियरली बताती है कि इसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि जी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो कंप्लेंट का जो तरीकाकार है सेक्शन 200 के तहत कि उसमें एग्जामिनेशन मस्ट है इसका कंप्लेनेंट का, उससे डिस्पेंस किया जा सकता है। इसमें बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इधर मैं आपको बताना चाहूँगी। मुसम्मत इनायता खातून वर्सेस मोहम्मद रमज़ान 2012 SCMR 229, जिसमें बताया गया कि जी इसकी जो है इसकी जो इक्वेशन होगी वो अंडर सेक्शन 173 जो रिपोर्ट होती है पुलिस की उसके साथ इसको इक्वेट किया जाएगा, बजाय इसके कि अगर ये जो कंप्लेंट है 200 सेक्शन 200 के तहत उसके अंडर इसको एज सच नहीं लिया जाएगा। ये एक जजमेंट आई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इसकी सेक्शन 4 के सब क्लॉज 2 की, जो कहता है जी सब सेक्शन 2, द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। तो ये पावर दे दी गई है जी सेशन कोर्ट को कि वो प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे पुलिस को ये ऑर्डर कर सकता है कि एक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाए। सेक्शन 5 बात करता है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर के बारे में। अपॉन अ कंप्लेंट द कोर्ट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज of a police station to investigate and complete the investigation and forward the same within 15 days to the court। यानी 15 दिन दिए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, provided that the court may extend the time within which such report is to be forwarded in case where good reason are shown for not doing so within the time specified in this subsection। यानी 15 दिन से ऊपर अगर हो जाता है इन्वेस्टिगेशन को तो कोर्ट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि जी क्या रीज़न है। सब सेक्शन 2 सेक्शन 5 का कहता है ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ केस द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल फ्रॉम डे टू डे एंड शैल डिसाइड द केस विद इन 60 days फॉर एनी डिले सफिशिएंट रीजंस शैल बी रिकॉर्डेड। यानी जी आइडियली तो इसमें यह कहा गया है कि ट्रायल जो होगी डे टू डे बेसिस पे होगी और इसका जो फैसला है जी विद इन 60 days सुना दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा सा इसमें डिले भी हो जाता होता है और उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब आते हैं हम जी इसके सब सेक्शन 3 की तरफ, जो कहता है द कोर्ट शैल नॉट एडजर्न द ट्रायल फॉर एनी पर्पज अनलेस सच एडजर्नमेंट इज इन इट्स ओपिनियन नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड नो एडजर्नमेंट शैल इन एनी केस बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 7 days। यानी इसमें दो बातें की गई हैं जी कि एक तो एडजर्नमेंट जो है वह पहले तो बात है दी नहीं जाएगी, लेकिन दी जाएगी तो फॉर 7 days ओनली इन केस ऑफ कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई ऐसा रीज़न है तो उसकी वजह से एडजर्न केस किया जा सकता है। सेक्शन 6 बात करता है जी पावर टू अटैच प्रॉपर्टी। अब ये आ जाती है बात कि जी जो वो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कैसे किया जाएगा। इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट नन ऑफ द पर्सन्स आर इन पोजेशन इमीडिएटली बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस द कोर्ट में अटैच द प्रॉपर्टी अंटिल फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। यानी कि अगर कोर्ट को इस चीज़ का इब्हाम होता है कि उनमें से दोनों जो पार्टीज हैं उनमें से कोई भी लॉफुल पोजेशन में नहीं था तो प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। इन केस ऑफ अटैचमेंट द मेथड ऑफ इट्स मैनेजमेंट सेफगार्ड अगेंस्ट नेचुरल डिके और डिटेरिएशन शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट। यानी अगर कोई उस पर ऐसी चीज़ है जो नेचुरल डिके में कोई क्रॉप है या कुछ और है ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी उसमें पेरिशेबल आइटम्स का कोई ऐसा मामला बनता है तो उसके लिए जो कोर्ट है ना वो खुद का ऑर्डर देगा। अब आप आते हैं जी हम इवेक्शन और मोड ऑफ रिकवरी एज इंटरिम रिलीफ। यानी इंटरिम रिलीफ के तौर पे भी कोर्ट जो है जी ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 7। सब सेक्शन 1 कहता है जी इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन इज फाउंड प्राइमा फेशियाई टू बी नॉट इन लॉफुल पोजेशन द कोर्ट शैल एज एन इंटरिम रिलीफ डायरेक्ट हिम टू पुट द ओनर और ऑक्यूपायर एज द केस मे बी इन पोजेशन। यानी जिसके पास इलीगल उस वक्त पोजेशन है कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा इंटरिम रिलीफ के तौर पे कि जी वो वापस पोजेशन लॉफुल ऑक्यूपायर को जिससे डिस्पोजेस किया गया था उसको दे दे।
सब सेक्शन 2 कहता है जी वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम एनी सच ऑर्डर इज पास्ड अंडर सब सेक्शन 1 fails to comply with the same, the court shall, notwithstanding any other law for the time being in force, take such steps and pass such order as may be necessary to put the owner or occupier in possession. यानी कोर्ट जो है जी वो कोई भी इकदाम कर सकता है अगर तो जो जिसको ऑर्डर किया गया है लॉफुल ऑक्यूपायर को वापस पोजेशन देने का वो नहीं मानता तो कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है अपने ऑर्डर को कंप्लाई कराने के। सब सेक्शन 3 कहता है जी कोर्ट में ऑथराइज एनी ऑफिशियल or officer to take possession for securing compliance with its order under section 1. The person so authorized may use or cause to be used as such force as may be necessary. यानी इसमें जी ये भी बात आपको दे दी गई है, ये इख्तियार दे दिया गया है कि फोर्स भी यूज़ की जा सकती है लॉफुल जो ऑक्यूपायर था उसको वापस पोजेशन में लाने के लिए एज इंटरिम रिलीफ जब तक कि फाइनल फैसला नहीं होता। अब बात आती है जी सब सेक्शन 4 की इफ़ एनी पर्सन ऑथराइज बाय कोर्ट अंडर सब सेक्शन 3 रिक्वायर्स पुलिस असिस्टेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट ही मे सेंड अ रिक्विजिशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हु शैल ऑन सच रिक्विजिशन रेंडर सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड। यानी पुलिस असिस्टेंस भी इसमें आप मांग सकते हैं इस चीज़ को आप कि आपकी पोजेशन जो है वापस दिलवाई जाए। सब सेक्शन 5 कहते हैं जो फेलियर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रेंडर असिस्टेंस अंडर सब सेक्शन 4 शैल अमाउंट टू मिसकॉन्डक्ट फॉर विच द कोर्ट में डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट हिम। यानी ये एक डिपार्टमेंटल एक्शन की बेस भी बन सकता है अगर वो पुलिस जो है आपको असिस्टेंस नहीं देती। अब आता है जी सेक्शन 8, वो कहता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ओनर। यानी जब अब फाइनल फैसला होता है इंटरिम रिलीफ के बाद तो ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट एन ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ प्रॉपर्टी वॉज इलीगली डिस्पोजेस्ड or property was grabbed in contravention of section 3, the court may at the time of passing order under subsection 2 of the section direct the accused or any person claiming through him for restoration of the possession of the property to the owner as the case may be, the occupier if not already restored to him under section 7. अब इसमें जो ये बात की गई है जी वो ये है कि अगर फैसला हो जाता है और ये पता चल जाता है कि इलीगल डिस्पोजेशन है तो कोर्ट ये आपको ऑर्डर दे देगी कि आपने जिसको इलीगली डिस्पोजेस किया उसको वापस उसकी पोजेशन दी जाए अगर इंटरिम रिलीफ के तौर पे उसको ऑलरेडी रिलीफ नहीं दे दी गई। सब सेक्शन 2 कहते हैं जी फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1 द कोर्ट में वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन फॉर सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ओनर एज द केस मे बी द ऑक्यूपायर। ये जिस तरह पहले हमने बात की है कि जिस सेक्शन 7 में इंटरिम रिलीफ के तौर पे अगर हम असिस्टेंस पुलिस की चाहें या ऑर्डर किया जाए तो वो पुलिस आपको असिस्ट करेगी। इसी तरह से सेक्शन 8 में भी जब फाइनल ऑर्डर हो जाता है तो अगर पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो पुलिस इस मामले में असिस्ट करेगी। 8A जी एक अमेंडमेंट आई जिसमें अपील का राइट दिया गया है। ये कहता है जी 8A एनी ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 शैल विदिन 30 days ऑफ द ऑर्डर बी अपीलेबल बिफोर द हाई कोर्ट। यानी कि जी अपील का राइट इसमें दे दिया गया है अंडर सेक्शन 8A। अब जो लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का वो कहता है जी एप्लीकेशन ऑफ कोड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। जिस तरह हमने पहले बात की जजमेंट जो आई थी उसमें हमें प्रिजम्पशन तो ये है कि जी इस सेक्शन के तहत जो प्रोसीडिंग है जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो ही अप्लाई होंगी, लेकिन जजमेंट में यही कहा गया है कि इट्स नॉट मैंडेटरी, तो इसका आपको एक डिस्क्रिशन कोर्ट को दे दी गई है। इस पर एक और लैंडमार्क जजमेंट है जो कि बताती है इसके बारे में कि ये क्या लैंड ग्रैबर्स पे ही अप्लाई होता है या कि ये एनी अदर जो आपकी पार्टी है जो आपको इलीगली डिस्पोजेस करता है उस पर भी एक्ट अप्लाई हो सकता है। तो ये है जी मसम्मात गुलशां बीबी वर्सेस मोहम्मद सादिक PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 769। इसमें यही बात बता दी गई है कि जी इट इज़ नॉट ओनली द कब्जा ग्रुप जिस पे इसकी एप्लीकेशन होगी, all that the court had to see was whether the accused nominated in the complaint had entered into or upon the property in dispute in order to dispossess, grab, control or occupy it without any lawful authority। यानी इसका जो टेस्ट दे दिया गया है
कि क्या इलीगली डिस्पोजेशन हुई है कि नहीं, वो ये है कि कोई भी अगर इलीगली एंटर करता है प्रॉपर्टी पे और उसका ये इंटेंशन है कि वो ग्रैब करे वो प्रॉपर्टी या डिस्पोजेस करे या उसको कंट्रोल करे, तो उसके अगेंस्ट इस गैप के तहत कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट और मतलब उसको सज़ा दी जा सकती है जो हमें बता दी गई है। सो इस तरह से हम बात करेंगे कि जी ये एक स्पेशल लॉ है और इट हैज़ बीन promulgated to support the lawful owners of property, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें कई जजमेंट्स में अब नज़र आ रही है। थैंक यू सर।